नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम हमले की। सबके मन में ये सवाल है कि भारत कब अटैक करेगा। कई लोग ये कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इस बीच इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अभी भी मूसा पकड़ा नहीं गया है, अभी भी जो दूसरे आतंकी है उनका कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन इस बीच एक जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि हाफिज सईद के बारे में जो पहले पता था कि घर उसका वहीं है, आज भी वहीं है, आज भी वो पहरे में रह रहा है। ये दरअसल हमारे जो एसआईटी के चीफ हैं अंकित जी, उन्होंने ये खबर ब्रेक करी है और बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस भी उसकी निकाली है। अंकित जी, पहले ये बताइए कि कहाँ रह रहा है हाफिज सईद। वो तो डरता ही नहीं है, वो तो लोकेशन ही नहीं बदलता है, और पाकिस्तान सरकार कुछ भी हम बोलते रहे वो रहेगा वहीं। देखिए, इस मामले में अगर आप तुलना करें जैश मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर या किसी दूसरे आतंकी से, हाफिज़ सईद का पैटर्न हमने देखा है वो थोड़ा अलग है। हाफिज़ सईद का जो रहने का ठिकाना है, आपने बात की, वो जहाँ उसका पता है वो वहीं रह रहा है। दरअसल हमें उसका पता कैसे चला? 2008 में मुंबई में हमले हुए थे, उसके लिए भी लश्कर ही जिम्मेदार था। लश्कर का चीफ हाफिज़ सईद है। उसके बाद से हाफिज़ सईद को बाकी दुनिया ने जानना शुरू किया। 2008 के हमले के बाद से 9 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसने हाफिज़ सईद को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, बैन किया। इंटरपोल का नोटिस जारी हुआ, अमेरिका ने बैन किया, बाकी देशों ने बैन किया। जब भी आप बैन करते हो तो आप जिसको आप एक आतंकी घोषित कर रहे हो उसका आप एक पूरा एक पोर्टफोलियो दुनिया को रिलीज़ करते हो कि भाई इस आदमी को आप कहीं अपने यहाँ आने ना दें, इसका कोई अकाउंट ना खोलने दें, इसका बिज़नेस ना खोलने दें, हवाई जहाज़ इसको अपने यहाँ टिकट ना दें। इस तरह का आपको एक प्रॉपर फाइल बना के आप इंटरपोल के थ्रू आप जारी करते हो। उसमें उसका जो एड्रेस था लाहौर में, जौहर टाउन में, वही एड्रेस अभी भी है। लेकिन ये कह देना कि वो हाफिज़ सईद लाहौर में, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ कोई बंकर भी हो सकता है, वहाँ कोई गुफा भी हो सकती है, वहाँ कोई अलग सा कोई मिलिट्री का ठिकाना भी हो सकता है। आखिर लाहौर में कहाँ और वो जगह कैसी है, उसको अगर जिसे हम कहते हैं कि हम कैमरे पे विजुअली अगर हम देख सकें, मुझे लगता है कि उस चीज़ की कमी थी। मायने उठते हैं कि आखिर अंतर क्या है। तो हमने ग्राउंड पे, आपने अगर हमारी देखी हो तहकीकात, तो उसमें तो न सिर्फ हाफिज़ की सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम हाफिज़ सईद की सिक्योरिटी में हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स का हमने इस्तेमाल करके दिखाया कि क्यों ये अलग है। मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर्स में ही अगर समझाने की कोशिश करूँ। बताइए प्लीज़। ये दोस्तों हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हैं जो अंकित जी लेकर आए हैं। अगर मैं ज़रा इस बिल्डिंग को घेर देता हूँ। अब अगर आप इस बिल्डिंग को देखें, इस बिल्डिंग को देखें, तो ये देखें, ये सारे प्लॉट्स खाली हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, ये सारे प्लॉट्स खाली हैं। यहाँ तो पूरा खाली है। ये पता है किसका घर है? ये वो कंपाउंड है एबटाबाद में जहाँ ओसामा बिन लादेन मारा गया था। ये वहाँ की उस समय की सैटेलाइट पिक्चर है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि हाफिज़ सईद का ठिकाना इससे कितना अलग है। अब इससे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ये हाफिज़ सईद का, ये हाफिज़ सईद का है। आप देखें, ओसामा बिन लादेन बिल्कुल अलग थलग रह रहा था। ये इलाका पूरा खाली है, पूरे खेत हैं, खाली खेत है, खाली खेत है, खाली खेत है, मतलब चारों दिशाओं खाली, बीच में खाली है। यहाँ पे मिलिट्री एक्शन करना आसान था। यहाँ पे नेवी सील का चॉपर लैंड हुआ, वो गए, उन्होंने गोलियां चलाई, आसान था रिलेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही एकदम बहुत ही आराम का काम है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली आसान था अगर हम तुलना करें। अब इसकी तुलना आप करें इस पूरी संरचना से। सिर्फ ये जो बिल्डिंग है, इसमें हाफिज़ सईद अपने परिवार के साथ रहता है। इसके आसपास कई सारे बिल्डिंग्स हैं, हजारों लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग के सामने जो ये बिल्डिंग है ना, यहाँ एक मस्जिद है, मदरसा भी चलता है, और बताने वाले ये बताते हैं कि हाफिज़ सईद दोपहर में यहीं अपनी मीटिंग्स लेता है। यानी घर से निकल के, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इस घर से ये इस बिल्डिंग में आता है और दिन भर जनरली यहाँ अपनी मीटिंग्स वगैरह करता है। और यहाँ पे पहले ये पब्लिक पार्क हुआ करता था। इस पब्लिक पार्क का एक हिस्सा काट के इसके लिए प्राइवेट पार्क बनाया गया है। पिछले, ये कोरोना के बाद हुआ है। ये बनाया गया है जिससे कि हाफिज़ सईद यहाँ पे घूम फिर सके, उसका परिवार का कोई सदस्य हो वो घूम फिर सके। अब इसके चारों तरफ आप देखो, ये हाईवे है, इसके चारों तरफ हजारों लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसी जगह पे किसी के लिए भी मिलिट्री कार्रवाई करना, सोचो आप एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करो, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे मिलिट्री कार्रवाई करना लगभग असंभव है, क्योंकि वो पूरी जनसंख्या के बीच रहता है। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।
ये तस्वीर अगर आप देखें, ये तस्वीर भी हाईवे के पास है। अब ये जगह इंटेलिजेंस के अगर माने तो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर में। लेकिन ये पूरा कंपाउंड जैश ए मोहम्मद का है। ये मस्जिद है, यहाँ पे रेजिडेंशियल है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास है। यहाँ पे कुछ ईंट की भट्टियाँ बनती हैं, यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल है, ये खाली है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे हाईवे है। लेकिन इसके आसपास कोई और रिहायशी कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो मतलब अमूमन वैसे ही है जैसे उसामा की तरह। तो ऐसी जगहों पे आप फिर भी मिलिट्री टारगेट कर सकते हैं। अगर अगर साउथ दिल्ली की अगर हम रेफरेंस दें, टिपिकल साउथ दिल्ली लोकेलिटी जीके हो गया, मतलब जहाँ बहुत कंजेस्टेड है मामला, जहाँ पार्किंग को लेकर लड़ाई होती है कि मेरी शब्द से इनक्लेव में चले जाइए, वहाँ पे हर घर में 2 गार्ड्स होते हैं। सही बात है। एक गार्ड होता है अपने काम के लिए, दूसरा देखने के लिए कोई गाड़ी ना पार्क करते। वैसी लोकेलिटी है कि इतनी घनी जनसंख्या है, और लोकेलिटी अच्छी खासी लोकेलिटी है, पॉश लोकेलिटी है। वहाँ पे इतनी घनी जनसंख्या है कि किसी भी दूसरे देश के लिए वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन करना लगभग असंभव। तो आपका कहना है ये साजिश के तहत ऐसा किया गया है? ये हमारे हिसाब से वेल थॉट ऑफ है, क्योंकि जो हमने वीडियो कैमरे पे इस्टेब्लिश किया है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है। तो अगर रेंजर्स भी तैनात हैं, अगर पुलिस भी तैनात है, और अगर पर्सनल सिक्योरिटी भी है, तो पर्सनल सिक्योरिटी चलो कोई भी रख सकता है, लेकिन अगर रेंजर्स रखे जा रहे हैं, पुलिस रखी जा रही है, इसका मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया है कि हाफिज़ मोहम्मद सईद ये दुनिया के लिए आतंकी होंगे, पाकिस्तान की सरकार के लिए वो तो एक एसेट हैं, और एसेट को तो हमें ऐसे ही रखना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति। लेकिन अंकित जी ये बताइए कि ये तो बोलता है पाकिस्तान हमेशा कि ये तो जेल में बंद है, तो ये क्या इसको जेल के रूप में इस्टेब्लिश कर रखा है या ये नॉर्मल घर है? पाकिस्तान के कोर्ट्स के अगर आप ऑर्डर्स देखें तो पाकिस्तान के कोर्ट्स में इन्हें जेल का टर्म दिया गया था। कभी 11 साल के जेल को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। लेकिन दरअसल होता ये है कि वहाँ पे फिर, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं आता है, फिर मिलिट्री ये कहती है कि इनकी लाइफ को खतरा है, तो हमने इनके लिए एक अलग जेल बना दिया है। ठीक है, लेकिन वो अलग जेल जो होता है वो उनका घर होता है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। जेल का मतलब क्या है? जेल का मतलब है कि अपने समाज से आपको दूर रखा जाता है, अपने घर परिवार। यहाँ तो प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, पार्क है उनके लिए, तमाम चीजें यहाँ पे हर फैसिलिटी दी गई है, और इसकी एक वजह है जरा। आप देखो पिछले 7-8 दिनों में 22 तारीख को पुलवामा की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई। उसके पहले पाकिस्तान के अंदर का अगर आप मिजाज देखो, सेना को लेके कोई बहुत पॉजिटिव माहौल नहीं था। पिछले साल सबने देखा इमरान खान के समर्थक किस तरह से खदेड़ गए, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों में घुस गए थे। सेना के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। बिल्कुल ठीक कहा। जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो राजनीतिक तौर पे जो अभी नेता हैं, शहबाज शरीफ और जो बाकी लोग हैं, बिलावल भुट्टो, उनकी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। एक सरकार तो बन गई है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर सरकार नहीं है। 7-8 दिनों में जो माहौल बना है पहलगाम की घटना के बाद, कि भारत तो हमला करने वाला है पाकिस्तान पे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री की जो लीडरशिप है, जो वहाँ की राजनीतिक लीडरशिप है, उन दोनों के पास अब एक अलग माहौल है। जनता अब मिलिट्री के खिलाफ नहीं बोलेगी। वजह? क्योंकि उन्हें डर है कि भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान क्यों कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है? क्योंकि वहाँ की सेना को, एक जनता को उत्साहित रखने के लिए एक डर चाहिए, एक उन्हें टारगेट दिखाना है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है, क्यों वहाँ के जनरल्स को रिटायरमेंट के बाद इतनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्यों वहाँ के मिलिट्री के लोगों को समाज में एक अलग ओहदा मिलना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो जाएं, सर्विस में आए, उसके वो मतलब आप मान के चलो कि पाकिस्तान में पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है मिलिट्री से निकलने के बाद, वो भारत से या किसी भी दूसरे देश से बहुत ही अलग है। तो पाकिस्तान ने, हाफिज़ सईद की वैल्यू यही है कि जब आपको कश्मीर को हॉट करना हो या इंडिया को अपना दिखाना हो यहाँ के देश को कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया तो हम पे हमला करने वाला है, और अगर हम नहीं होते तो आप कैसे बचते, इंडिया तो कब्जा कर लेता पाकिस्तान। तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस जस्टिफाई करने के लिए कश्मीर में इस तरह की गतिविधियां करनी पड़ती है। क्योंकि सेना ये काम नहीं कर सकती है, ये काम पाकिस्तान की सेना नहीं कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में
हाफिज़ सईद हो, मसूद अज़हर हो, इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हाफिज़ सईद के लिए इस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सेना अरेंज करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो वीडियो आया इस बार, ये क्या पहले भी 8-9 साल पहले जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, मुंबई अटैक हुआ था, तब वीडियो भी था, इनका घर दिखाई दे रहा था या सिर्फ एड्रेस पता था? घर नहीं दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा जून 2021 में जौहर टाउन में एक ब्लास्ट की खबर आई थी। वो ब्लास्ट हाफिज़ सईद के घर से बिल्कुल ही पास में हुआ था। मेरे ख्याल से पहली बार उस समय उस मोहल्ले की वीडियोग्राफी के फुटेज आए थे। वो भी इसलिए आए थे क्योंकि आनन फानन में वो हो गया। इनफैक्ट अभी भी अगर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें और उस समय की लाइव रिकॉर्डिंग देखें पाकिस्तानी चैनल्स की, इनफैक्ट एक मुझे याद है एक यूट्यूब चैनल था, वो चूँकि लाहौर का ही था तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था घटना के बाद से। रिपोर्टर लाइव दे रहा था और आप उम्मीद करेंगे कहीं ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एम्बुलेंस आएगी, फायर आएगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। सबसे पहले एम्बुलेंस और फायर नहीं आई थी वहाँ पे। हालांकि एक एम्बुलेंस वहाँ होती थी पहले से, लेकिन सबसे पहले एम्बुलेंस बाहर से नहीं आई थी। सबसे पहले आया था एक काला कपड़ा। वो काला कपड़ा जैसे हमारे यहाँ शादियों में टेंट लगते हैं ना, उस तरह का एक काला कपड़ा आया था और वो इसलिए लगाया गया था कि उस घर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना हो सके। तो आप यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करें, कोई अगर आपके दर्शक तो उन्हें शायद वो वीडियो मिल जाए, तो वहाँ वीडियोग्राफी बैन है। तो लेकिन मुझे याद है कि 2021 में थोड़े बहुत वीडियोस आए थे, लेकिन इस तरह का एक पूरा ओवरव्यू दिखाता हुआ कि उसके लिविंग का प्लान क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, कहाँ घूमता है, ये कैमरे पे इस तरह से अभी तक शायद नहीं आया था। कोई सरप्राइज नहीं है कि हाफिज़ सईद वहाँ है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि वो वहाँ की सेना के लिए एक एसेट है। ये बात तो यूएस को भी पता है, ये बात तो भारत ने भी कई बार सबूत दिए, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश खड़ा होकर मतलब ये नहीं कहता कि नहीं इनके यहाँ हैं और एक्शन लिया जाए। देखिए, कहने के लिए तो यूएस कह देता है, उसमें कोई उसके तो कई रिकॉर्ड्स हैं। यूएस ने ऑफिशियली बैन किया हुआ है, इनाम की घोषणा भी की हुई है। अब अगर हम इस उम्मीद में हैं कि अमेरिका हमारे लिए काम करेगा, तो वो तो नहीं, कभी होना भी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। और आज के देश में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 20 साल पहले का अमेरिका शायद सोच भी सकता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होगा और कोई उदाहरण भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें बताइए जो पहलगाम का हमला हुआ, इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस हाफिज़ सईद को लेकर कोई है या कि वो भी मूसा इन तक की बात हो रही है? हाफिज़ सईद को लेकर कोई डायरेक्टली? देखिए, जब आप कहते हैं, सबसे पहला नाम क्या आया था? सैफुल्ला खालिद, जिसे सैफुल्ला कसूरी कह दिया गया। सैफुल्ला खालिद कौन है? सैफुल्ला खालिद का नाम आया इसलिए क्योंकि 5 फरवरी को या 3 फरवरी को वो पीओके में जाकर उसने एक भाषण दिया था। ये सब जो हम कहते हैं ना, सब प्यादे हैं। सैफुल्ला खालिद जब हाफिज़ सईद ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का फेस था। कई दफ़ा जानबूझ के इस तरह के नाम उनके तरफ से ही उछाले जाते हैं, जिससे कि मामला डाइवर्ट हो। पाकिस्तान में पिछले कुछ 1 साल की अगर आप एक्टिविटी देखें, तो 2 ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री के साथ बहुत मिलके काम करते हैं, जो उन एसेट्स को कंट्रोल करते हैं। एक जैश ए मोहम्मद के लीडरशिप में मसूद अजहर और दूसरा हाफिज़ सईद। इसके अलावा बाकी आप जो भी आपने अभी नाम लिया, अबू मूसा, ये तो इनके ओरिजिनल नाम भी नहीं होते। ये नाम तो इन्हें दिए जाते हैं। नाम कुछ ऐसा ही होगा जो मोहल्ले के नाम होते हैं ऐसे वाले, ये इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो हमें जो हमारे पास जो इनपुट्स हैं, हमारे हिसाब से ये सिर्फ प्यादे हैं। असली लोग या तो हाफिज़ सईद निकलता है या मसूद अजहर निकलता है। तो इस केस में चूंकि टीआरएफ तो अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है ना। टीआरएफ तो आप देखिए, टीआरएफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। लोग कहते हैं टीआरएफ कहाँ आया, टीआरएफ का ऑफिस कहाँ है, टीआरएफ कहाँ से चलता है। आपने 2019 में कश्मीर से जो संविधान में संशोधन किया, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले कश्मीर में आपने टेलीफोन, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया। उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो ऑनलाइन आती है और वो कहती है हम कश्मीर से चलते हैं। अगर कश्मीर में जब फ़ोन भी नहीं चल रहा था, जब इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, जब लैंडलाइन फ़ोन तक नहीं चल रहा था, उस समय टीआरएफ का जन्म ऑनलाइन दुनिया में होता है और वो कहता है कि हम लोकल हैं, जो संभव ही नहीं है। जहाँ पे फ़ोन लाइन इंटरनेट बंद है, वहाँ ऑनलाइन कैसे आ सकते हो?
हमने उस समय भी स्टोरी की थी। टीआरएफ को उस कंडीशन में लॉन्च किया गया था क्योंकि उस समय पाकिस्तान, ऐसे कहा जाता है कि एक छदम, एक काइंड ऑफ लश्कर खत्म हुआ तो उसका एक सेकंड नहीं ग्रुप है। खत्म नहीं हुआ, हमें समझना चाहिए क्यों आया टीआरएफ की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल उस समय पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान पे खतरा था कि वो ब्लैक लिस्ट में हो सकता है। उसका कारण दरअसल ये था कि जब भी कोई आतंकी घटना होती थी, नाम उसकी जिम्मेदारी लश्कर ने ले ली, अगर जैश ने ले ली। सबको पता है कि लश्कर और जैश पाकिस्तान चलते हैं। तो पाकिस्तान को एक मुखौटा चाहिए था कि काम तो हम करते रहें लेकिन नाम किसी ऐसी एंटिटी का है जो पाकिस्तान से लिंक ना हो। तो उस समय टेलीग्राम पे, ऑनलाइन, ट्विटर पे ऐसे करके एक आइडेंटिटी बनाई गई कि अब जो भी काम लश्कर या जैश करेगी, नाम आएगा टीआरएफ का, जो भारत में कश्मीर से चलती है, जिसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान उसको सिर्फ समर्थन दूर से देता है मोरली। तो ये एक आइडेंटिटी बनाई गई है। और ये चीज़ मुझे लगता है कई जो पत्रकार कवर करते हैं ना, उन्हें भी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप टीआरएफ का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उनकी बनाई हुई आइडेंटिटी है। अगर लश्कर ने किया तो लश्कर है, जैश ने किया तो जैश है, क्योंकि ये दोनों वेल स्टैब्लिश्ड हैं पाकिस्तान से चलने वाले। इनफैक्ट क्योंकि अगर ये बात बार बार टीआरएफ नाम लेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो रोल खत्म ही हो जाएगा। वो कहेगा जी हमारा तो है ही नहीं कुछ इसमें। लश्कर और जैश से एकदम ये उनकी स्ट्रेटजी में प्ले करता है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप लश्कर की बात करें और जैश की बात करें तो पाकिस्तान के कानून के तहत भी ये बैन है। जैश ए मोहम्मद को मुशर्रफ ने बैन किया था। तो भारत से अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब भी आप टीआरएफ सुने, टीआरएफ हटा के या तो आप लश्कर मान लें या जैश मान लें। बहुत अहम जानकारी दी अंकित भाई आपने। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से जो एआई मैं इनफैक्ट नहीं कहूँगा, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो अंकित जी ने निकाली और इसको पूरा इस्टेब्लिश किया कि क्यों जो हाफिज़ सईद है वो एक क्राउडेड प्लेस में रह रहा है, उसके पीछे एक वेल थॉट है, और क्यों उसामा बिन लादेन अलग रहता था और इसी वजह से अमेरिका ने उसको शिकार बनाया, उसको इनपुट मिला, वो वहाँ पहुँचा। फिलहाल पहलगाम मामले में भी हाफिज़ सईद का नाम आ रहा है और अंकित जी की माने तो साफ साफ ये प्यादे हैं जो लोग आगे, ये भी हो सकता है इनका ये असली नाम ना हो और इन्हीं के ज़रिए ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो असल नाम है वो हाफिज़ सईद का ही है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।